हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर अल्सर के बारे में कि एक्चुअली जो प्रेशर अल्सर होता है उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों होता है और प्रेशर अल्सर की स्टेज कितनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर अल्सर, या इसे हम बैड शोर भी बोलते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा जब कोई पेशेंट्स काफ़ी टाइम तक लेटा रहता है तो उसको ना नीचे बैड शोर होने लग जाता है, यानी उसको छोटे छोटे वुड या घाव होने शुरू हो जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, बैड शोर बोलते हैं। तो इसकी फोर स्टेज होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपकी पहली स्टेज होगी जिसमें क्या होता है, जो स्किन होती है ना वो आपको ना रेड कलर की होने लग जाती है, यानी उसके जो टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं हल्के हल्के। उसके बाद सेकंड क्या होता है, जो सेकंड स्टेज में जो आपका बैड शोर होता है वो आपकी अपर स्किन को ब्रेक करके एपिडर्मिस में जाना शुरू हो जाता है, यानी वो थोड़ा बढ़ जाता है। फिर आता है थर्ड। ठीक है, इस थर्ड में क्या होता है, जो आपका अल्सर होता है वो एक्सटेंड होकर सब कॉन्टियस लेवल लेयर पे पहुंच जाता है। यहाँ पे क्या होता है, उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, पस निकलनी शुरू हो जाती है। उसके नंबर फोर स्टेज आती है। नंबर फोर स्टेज में क्या होता है कि जो अल्सर होता है ना वो आपकी मसल्स और बोन तक पहुंच जाता है, यानी डीपली। तो वहाँ पे फिर वुड केयर की रिक्वायरमेंट रहती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई एक्चुअली किसी भी पेशेंट को बैड सोर होने के चांसेस कब बढ़ जाते हैं और कम होते हैं, और इसको लिए आपको करना क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका बैड शोर होता कहाँ पे है, आपको लोकेशन का पता होना चाहिए। सबसे पहले भाई आपकी जो एल्बो होती है ना, एल्बो पर बैड शोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड आती है फिर नी के पास में भी होते हैं, आपके बैड शोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, आप ना वन साइड में लेफ्ट साइड या राइट साइड लेटे रहते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो वहाँ पे आपको बैड शोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप सपोज आपने देखा हो कुछ पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं, कुछ पेशेंट अनकॉन्शियस सिचुएशन में होते हैं, जो काफ़ी कई कई दिन तक अनकॉन्शियस सिचुएशन में होते हैं, वो अपने आप को मूवेबल नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, बैड शोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या होता है, आपके बैक हैंड जो आपका हेड होता है उसके बैक में आपको बैड शोर होने लग जाता है, या आपके ईयर के पास में भी जो बैड शोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में आपके शोल्डर पे हो सकते हैं, एल्बो के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। उसके बाद लोअर बैक में भी सबसे ज़्यादा बैड शोर होते हैं, और उसके बाद में हील। ये कुछ लोकेशन है जहाँ पे बैड शोर सबसे ज़्यादा होते हैं। इसे रिड्यूस करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। यदि आप आईसीयू डिपार्टमेंट में वर्किंग है तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्चुअली जो बैड शोर देखो, अगर कहीं पे बैड प्रेशर अल्सर लिखा हुआ है तो सीधा समझ जाओगे उसे ही हम बैड शोर भी कहते हैं। जो बैड शोर होता है, प्रेशर और अल्सर दोनों सेम होता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी स्किन होती है ना उसमें जो टिश्यूज होते हैं उसमें इंजरी होना शुरू हो जाता है। अब उसके पीछे मेन फैक्टर क्या है भाई, क्या कारण है किसी पेशेंट को यदि बैड शोर हो रहा है। सबसे पहले हम रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इम्पैक्ट ऑन स्किन, यानी उस रिस्क फैक्टर से स्किन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोलोग इम्यूनोबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जब रिड्यूस ब्लड फ्लो और टिश्यू, इसमें क्या होता है, जो आपकी जो स्किन होती है ना वो रेड कलर की होनी शो हो जाती है। सेकंड आता है आपके पास में पुअर न्यूट्रिशन। यदि आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, आपके अंदर अल्बुमिन की कमी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जब प्रोटीन की कमी होती है या न्यूट्रिशन की कमी होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी जो मसल्स होती है ना वो वीक हो जाती है, जो आपकी स्किन होती है ना वो वीक होती है। इसकी वजह से भी आपको बैड शोर हो सकता है। थर्ड आता है मॉइस्चर की वजह से। मॉइस्चर की वजह से भाई किसी पेशेंट को पसीना आ रहा है, उसने यूरिन कर दिया है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, जब आपकी स्किन क्या होता है वीट हो जाती है तो वहाँ पे भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जब कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसे पर 2 आवर्स के अंदर उसको मूवेबल कराते हैं, जिससे उसके नीचे स्वेटिंग ना आए। हम प्रॉपर पेशेंट केयर करते हैं। उसके बाद में जो आपका बैड मैट्रिक्स होता है वो यूज़ करते हैं, जिससे कि वहाँ पे एयर का फ्लो बना रहे और वहाँ पे बैड शोर होने के चांसेस कम हो। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन कंडीशन। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, तो उस सिचुएशन में भी पेशेंट को क्या होता है, बैड शोर होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हीलिंग का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद है ओल्ड एज, यानी जो ओल्ड एज होते हैं, जो वर्नेबल पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके 65 ईयर से अबव होते हैं, तो उनकी जो स्किन होती है ना वो काफ़ी थिंक हो जाती है, सॉरी थिन हो जाती है। थिन होने के बाद क्या होता है, उसमें जब भी वो
मूवेबल करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्किन ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से बैड श्योर होता है। अब बात करते हैं कि भाई आपके पास में एक पेशेंट आता है, उसका नाम वाई है और उसकी एज 78 ईयर है, ठीक है। उस पेशेंट की जो हिस्ट्री ली गई उसमें वो स्ट्रोक या डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, और वो आईसीयू के अंदर 15 दिन तक रहता है निमोनिया की वजह से। उसकी जो मोर्टेलिटी, बेड रन अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। उसके बाद में न्यूट्रिशन स्टेटस वो लो है, यानी एल्बुमिन उसका 2.5 है। तो इस सिचुएशन में उस पेशेंट को, जो पेशेंट है, उस पेशेंट को बैड सोर होगा या नहीं, यस या नो। यदि आपने ये पूरी वीडियो प्रॉपर देख ली तो यहाँ पे क्या है, उस पेशेंट को बैड शोर होने के चांसेस 90% है, क्योंकि उसके अंदर एल्बुमिन की कमी है। सेकंड, वो पेशेंट डायबिटिक है और हाइपरटेंशन है, तो उसे बैड शोर होने के चांसेस 100% है। उसके बाद में क्या होता है कि अगर 5 दिन के बाद उसे दोबारा से देखा कि भाई उस पेशेंट की जो स्किन है वो ब्रेक होना शुरू हो गई है, ब्लास्टर फॉर्मेट, यानी सेकंड स्टेज में पहुंच गया। स्टेज मैंने ऑलरेडी आपको 4 की 4 बता दी है। वो सेकंड स्टेज में पहुंच गया और उसे क्या ना, पेन बढ़ने लग गया, और जो उसके फॉल होते स्मेल आनी शुरू हो गई। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, उस कंडीशन में सबसे पहले आप उसकी पेशेंट की ड्रेसिंग करोगे। अगर किसी को बैड शोर हो गया, सेकंड कंडीशन में पहुंच गया, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, उसकी ड्रेसिंग करोगे फॉर्म से, फिर उसे हाई प्रोटीन डाइट दोगे, और उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सिंग देखो। उसकी मतलब उस क्या है, उसकी प्रॉपर आप फ्रीक्वेंसी बेस भाई आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद उसकी आप क्या करें, रिस्पॉन्सिंग देखोगे, उसकी रिस्पॉन्सिंग क्या है, ठीक है। जब ये तीनों चीज़ें कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका बैड शोर होने के चांसेस हैं वो 50% कम हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर सपोज करो किसी पेशेंट को बैड शोर हो रहा है, उसे बैड शोर कम कैसे कर सकते हैं। भाई सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को सेकंड स्टेज में है तो क्या होगा, उसकी आपको ड्रेसिंग अप्लाई करनी है फॉर्म के थ्रू। उसके बाद में उसकी डाइट बढ़ा देनी है, आपको हाई प्रोटीन डाइट देनी है उसको, जिससे कि उसका जो हीलिंग है, यानी जो उसका बैड शोर हुआ वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए। उसके बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सिंग भी आपको देखनी है, ठीक है। जो उसका रिस्पॉन्टिनेशन क्या है वो आपको पहले ही देखना है। उसके बाद आता है, अब ये आपने देख लिया, लेकिन अब 10 दिन के बाद क्या हुआ, आपने ये चीजें की, लेकिन क्या हुआ कि उसका जो वो स्टेज थी वो बढ़ के वहाँ पे ब्लैक हो गई और वो 4 स्टेज में पहुंच गया। आपने वो सब चीज़ें कर ली थी, लेकिन फिर भी 4 स्टेज में पहुंच गया, और उसे क्या होगा, फीवर हो गया, उसकी जो WBC है वो 18,000 पे आ गई, ठीक है। और जो उसका घाव था वो भी काफ़ी बढ़ गया। तो उसमें क्या करोगे आप, आपने कर लिया था। तो इसमें आपको सबसे पहले जो उसका वुंड है ना, जो उसको घाव हुआ है, उसका आपको कल्चर कराना है। जब आप उसका कल्चर कराओगे ना, कल्चर कराने से पता चलेगा कि उसमें एक्चुअली कौन सा बैक्टीरिया पॉजिटिव है, बैक्टीरिया पॉजिटिव है। जब आप बैक्टीरिया पॉजिटिव आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद में उसे एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में उसे एंटीबायोटिक दी जाएगी उसे रिकवर करने के लिए। तो 4 स्टेज में जब भी किसी पेशेंट को पहुंच जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर्जिकल डेब्रीमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एंटीबायोटिक थेरेपी और हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग्स। तो ये तीनों चीज़ आप फॉलो करोगे तो इसमें क्या होगा, पेशेंट की रिकवरी चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा, कोई भी पेशेंट आपके पास में आता है तो आप उसको रिस्पॉन्सिंग कैसे करोगे। भाई आपको पर 2 आवर जो भी पेशेंट है उसको टर्न करना है, उसको घुमाना है, ठीक है। घुमाने का मतलब उसको लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में लेके जाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, भाई एयर मैट्रिक्स यूज करने हैं। हॉस्पिटल के अंदर क्या करना है, एयर मैट्रिक्स यूज करने हैं। उसके बाद में जो उसकी जो पेशेंट है, जो उसकी स्किन है, उसको आपको क्लीन भी रखना है और ड्राई भी रखना है। और उसके बाद में क्या करना, जो उसमें अगर किसी पेशेंट को बैड शोर होने चांसेस शुरू हो गया है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक बैरियर क्रीम आती है उसका यूज करना है। उसके बाद में आपको उसे गुड न्यूट्रिशंस देना है, यानी उसे अच्छे से जो प्रोटीन वाली डाइट है वो देनी है जिसमें विटामिन सी भी हो। उसके बाद में आपको उसको प्रॉपर एक्सरसाइज करानी है। इससे क्या होगा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैड शोर को कम कर सकते हैं।